पता नहीं है मगर ये वाला पॉइंट नहीं था, आखिरी था बैलेंस और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की तरफ रहो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब जो आप पॉइंट कह रही है ना वो थे प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। पहला था एक तो शॉर्टकमिंग्स होंगी, होने दो कोई बात नहीं। दूसरी थी माफी मांगते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। तीसरा था कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, बीच में छूट गया तो कोई बात नहीं। चौथा और आखिरी क्या था, रिन्यू इंटेंशंस, कोई अगर छोड़ दी चीज तो वापस से उसको दोबारा करने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, दिल में रख के बैठे हुए थे सारे कि कंपनी ने ये वाली फैसिलिटी नहीं दी, पहले फैसिलिटी दी थी अब ले ली, अब वापस कब आएगी। किसी की ट्रांसपोर्ट थी, किसी का फ्यूल था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, ये जिंदगी क्यों अजीब सी हो गई। अच्छा, इसको मैंने जो इंग्लिश में नाम दिया ना वो बेसिकली दिया अडैप्टिंग द पॉलिसीज ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैड बीन फोकसिंग ऑन व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग दीज फैसिलिटीज। व्हाट आई वाज थिंकिंग यार ये कंपनी ये फैसिलिटीज देती है तो मेरी कंपनी क्यों ना दे, मेरी कंपनी भी दे। और वो हट करते 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 जितनी चीजें आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता क्या करता गया, इंटीग्रेट करता गया। अब एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमारे यहाँ 90% ऑफ द स्टार्टअप्स ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रेवेन्यू बहुत बड़ा है और उसकी पॉलिसी उठा के विदाउट नोटिसिंग द अदर फैक्टर्स। याद है हम लोगों ने 2 दिन पहले लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि हर चीज के पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, दूसरी कंपनी और अपनी कंपनी में डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरे बंदे और अपने अंदर के स्किल सेट के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने कंपैरिजन तो किया ही नहीं। जब मैंने फिगर आउट करना शुरू करा कि यार क्यों कंपनीज के बजट जो है वो एकदम फेल होना शुरू हो जाता है, क्यों, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये आया कि वो एक्सपेंसेस जो बेसिकली एक सर्टेन बेंचमार्क पर लेने थे या लाने थे वो पहले देना शुरू कर दिए। इसकी मिसाल बहुत छोटी सी इस तरह है, भाई हमने बोला यार एक कंपनी है शायद फैसल पे, कैमरा लगा हुआ है नाम ही लूंगा, तो भाई वो वैन सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जनाब वो वैन सर्विस तो प्रोवाइड करती है मगर मैं तो ये देखना भूल गया कि उसका रेवेन्यू कितना है। तो फिर पता चला कि अच्छा भाई वो तो $4 मिलियन $5 मिलियन कर रही है। तो हम जो स्टार्टअप वाली कंपनीज होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उस रेवेन्यू को कंपेयर ही नहीं करते और अपने एम्प्लॉइज को कहते हैं देखो वो ये दे रहा था तो हम भी दे रहे हैं। तो हमारी वक्ती तौर पे वाह तो हो गई मगर सस्टेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी क्या हो गई, रुक गई। सर्वाइवल क्या हो गया, टाइट हो गया। तो इसका हल क्या है, अच्छा एक कंपनी ने मेडिकल फैसिलिटी भी दे दी, एक कंपनी ने ये भी दे दी, मगर फिर मैंने हंट डाउन करना शुरू करा कि यार सही तरीका क्या होता है। तो पता चला बेंचमार्क सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जिस दिन $1 मिलियन पे आ गई तो मैं अपने पास मेडिकल सर्विसेज शुरू कर दूंगा। फिर हमने बोला जिस वक्त हमारी कंपनी $1.5 मिलियन पे आ गई या $2 मिलियन पे आ गई उस वक्त हम सबको गाड़ियां देना शुरू कर देंगे, सब सेपरेटली जाएंगे। फिर $2.5 मिलियन पे फॉर एग्जांपल हमने बोला हम फ्यूल सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। अब आप उसको कन्वर्ट करके ऐसे भी ले आओ कि आज बिल्कुल $10,000 पे मैं जो है ना वो वैन दूंगा, $20,000 पे जो है फ्यूल देना शुरू करूंगा, $30,000 पे ये करना शुरू करूंगा। मगर ज्यादातर कंपनीज होती क्या है, वो जब पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं तो उनकी एक नॉर्मल इनकम आ रही होती है और ज्यादातर कंपनीज का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास ना 1-2 बड़े क्लाइंट्स होते हैं रिकरिंग जो कंपनी ना चला रहे होते हैं और जिस टाइम पे वो क्लाइंट मना करते हैं तो पूरी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं कि उनकी क्लाइंट एक्विजिशन अच्छी है, जैसे हमारी ह्यूमन टेक की, ठीक है ना, हम लोग महीने में 700-800 प्रोजेक्ट क्लोज कर देते हैं। तो अगर 2 क्लाइंट भाग भी जाए तो हमें मसला नहीं होता, क्यों, हमारा क्लाइंट का फ्लो इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा हर महीना अल्लाह ताला करवा लेता है। कोई 5 क्लाइंट अगर रिटेन नहीं हुआ, 10 क्लाइंट रिटेन नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। मगर हाँ क्योंकि 800 क्लाइंट है तो जाहिर है उसमें से 10 नाराज भी होगा, वो नहीं आएगा, मगर 790 आना चाहिए, रिटेन रहना चाहिए। इसको भी मेक श्योर करना किसकी जिम्मेदारी होती है, कंपनी की होती है, सेल्स वालों की होती है। अब कॉन्सेप्ट समझो, जिन कंपनी के पास 1-2 क्लाइंट थे बड़े, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, एप्लीकेशंस के, वेबसाइट्स के, सॉफ्टवेयर्स के, तो वो क्या होता है मंथली रिकरिंग पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो कंपनी उस बिहाफ पे डिसीजंस ले रही होती है। जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको नया क्लाइंट पकड़ना नहीं आता, कोई लीड मिलती है जानने वाले की उनकी, वो उससे शुरू करते हैं और जैसे ही वो बंद करते हैं काम पीछे से सब हिल जाता है। अच्छा इसी के ऑल्टरनेट में अब वो वाली कंपनी है जिनके पास प्रोजेक्ट्स का फ्लो तो बहुत है मगर गारंटीड पेमेंट नहीं है। एक क्लाइंट आया सर्विस ली और चला गया, अब उसकी रिकरिंग पेमेंट हर महीने की नहीं है। मतलब आपने कोई कारोबार शुरू करा, इस कारोबार को हम बहुत छोटे से शुरू करते हैं, हम लोग होममेड फूड बता के बेच रहे हैं। अब ये होममेड फूड जो है हमारा 1 महीना तो हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में कबाब दे दिए, मगर अगले महीने वो मंगवाए या ना मंगवाए इसकी गारंटी है कोई नहीं है। मगर क्योंकि 1 महीने
महीने बिलफर्स हमने 1 लाख का बिजनेस कर लिया, तो क्या ये डिसीजन मुनासिब होगा कि आप उस सेल की बेस पे अपने नीचे एम्प्लॉइज को 10,000 का फ्यूल देना शुरू कर दो अगर 5 एम्प्लॉइज थे हर महीने? नहीं। क्यों? क्लाइंट गारंटीड नहीं है। मगर इसी जगह अब आपके पास वो वाला क्लाइंट हो जो कह रहा है मैं हर महीने आपसे इतने ही कबाब खरीदूंगा, कोई टेंशन नहीं है और मुझे आगे बेचने। अब आपको फिजिबिलिटी क्या दिख रही है? बेहतर दिख रही है। और अगर यही क्लाइंट के अलावा 3-4 क्लाइंट और ऐसे आ जाए कि ये अगर चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 3 भी ले रहे हैं, फिर आप ये फैसिलिटी दे सकते हो? दे सकते हो, फिर आप दे दोगे। तो इधर आगे क्या रियलाइज हुआ? क्लाइंट रिकरिंग होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, और अगर वो चला जाए तो उससे कंपनी का रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैं एक रूम लेके चल रहा हूँ, अगर सेल्स का उसके अंदर मेरी 12 की टीम है, या मैं टीम लेके चल रहा हूँ और उसमें 4 बंदे हैं, या मैं पूरी शिफ्ट लेके चल रहा हूँ और मैं फ्लोर मैनेजर हूँ और उसमें 2 AM 3 AM है, तो मेरा टारगेट क्लाइंट एक्विजिशन तो होना चाहिए, मगर मेरा साथ साथ टारगेट ये भी होना चाहिए कि क्लाइंट रिटेन किस तरह, और जो मेहनत करके हम जिस टारगेट पे आ गए तो अगले महीने वो लो ना हो, उससे ज्यादा ही हो। उसके लिए आपको रिकरिंग भी चाहिए, रिटेनर भी चाहिए, नई पॉलिसीज और नई टेक्निक्स भी चाहिए जिससे और भी काम आता रहे, वन टाइम वाले से भी काम आता रहे। टॉप सेल के डिपार्टमेंट्स कंपनी बनाती है। तो समझने वाली बात क्या हुई कि बिलफर्स मैंने इस महीने बिजनेस किया, मैं कहता हूँ $50,000 का। अब मैं एक SFM हूँ, तो मेरी कोशिश ये नहीं होगी कि मेरे जो AMs हैं, मेरे जो टीम लीड्स हैं, मेरी उनके साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि यार इस महीने 50,000 पे आ गए, अगले महीने का 60,000 या 70,000 टारगेट है। तो ये जो 50,000 है ना, ये मेरा ऐसा हो कि मेरा क्लाइंट ऑन बोर्ड आ गया है, मेरे प्रोडक्शन वाले मैनेजर्स और लोग उसको संभाल रहे हैं, और हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर भी एलोकेट कर दिया उसको संभाल रहा है, और हम और अपने शिफ्ट के टारगेट को किस तरह बढ़ाएं। तो ये क्या हो रहा है? एक सेफ इनकम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जब ये सेफ इनकम की तरफ बढ़ती है ना कंपनी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? फैसिलिटीज को रिटेन किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आपके सामने हैं वो गलतियां करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट की इनकम आई, एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, यार ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मगर वो रिकरिंग नहीं थी, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। अभी अगर मैं आप लोगों को आपके बिजनेस की मिसाल दूं, तो आप लोगों ने बोला ना यार ये फैसिलिटी कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक महीना ज्यादा सेल हो गई तो क्या हुआ? और ज्यादातर स्टार्टअप्स का मुझ समेत मैं गलती कर चुका हूँ कि मसला क्या था कि जो हाईएस्ट सेल हुई उसकी बुनियाद पे सारे फैसले हो गए। इस तरह से यार ये सारी चीजें लेके चलते हैं, मगर अल्टीमेटली जब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, लॉजिक्स पे देखते हैं, तो ये चीज डूएबल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर डूएबल अभी नहीं है तो जिंदगी भर नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू अचीव इट। तो हम लोगों ने क्या करा? स्ट्रेटेजीज बनाई। हम लोगों ने बोला यार और कहां से सेल्स अच्छी आ सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, लोकल ब्रांड को एनहांस करें, सही ना, इंटरनेशनल ब्रांड्स को एनहांस करें, ईमेल मार्केटिंग पे काम करें, लिंक्डइन के थ्रू लीड जनरेट करें, कॉलिंग के जरिए कोल्ड कॉलिंग करें, बार्ड थंब टैग करें, बहुत सारे तरीके हैं सेल्स के। तो हमने करा, हमने बोला यार डिफरेंट चैनल्स खोलते हैं जिसमें रिकरिंग क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड आए और बड़े क्लाइंट्स आए। उससे क्या हो रहा है? हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। तो जिस कंपनी ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली और उसका महीने का रेवेन्यू रिकरिंग हो गया आगे साल के लिए, मतलब अगर मैं बिलफर्स $1,00,000 का बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं हर महीने लाख करता हूँ, तो मेरा महीने का सालाना कितना बनता है? 1.2 मिलियन। मतलब 1.2 मिलियन डॉलर के हिसाब से मैं अपना खर्चा एलोकेट कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरा 1 लाख तो रिटेन होना ही होना है। मेरा अगर 1 मिलियन हर महीने रिटेन होना है तो मुझे पता है मैं कितना 120 मिलियन का बिजनेस करूंगा पूरे साल में, तो मैं उस हिसाब से फैसिलिटीज और चीजें कर सकता हूँ। मगर अगर मैं जिस वक्त सोचता हूँ लाख का मेरा रिकरिंग होना चाहिए था और मैं 1 महीने में 30,000 पे खड़ा हुआ, 1 महीने से 50,000 पे खड़ा हुआ, तो क्या मैं वो फैसिलिटीज की जो प्लानिंग थी वो रिटेन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सही है। अब उसका हल क्या है? अगर इस महीने कबाब लेने कोई नहीं आया तो आपके पास दूसरे बायर्स खड़े ना हो। आपका फूड बिकना चाहिए, आपका बिजनेस से फूड सेल होता रहना चाहिए। एक क्लाइंट नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाए, और ये दूसरा आए तो कुछ ऐसी ही सेटिंग बने कि ये आगे बेचना शुरू कर दे या आगे से लोगों को रेफर करना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। हमारे यहाँ सेल्स के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो वन टाइम के ऊपर जाते हैं, और जो हमारे बहुत अच्छे सेल्स वाले हैं, आप उनकी जब चैट पढ़ेंगे, कॉल पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे, उनकी एक खास बात क्या है कि वो प्लान करते हैं अगले महीने को भी, यार इस क्लाइंट से मैं अगले महीने क्या निकलवाऊं, इसको मैं अगले महीने अपने आप से जोड़ के किस तरह रखूं। सही है, मेरी इस महीने की इतनी इनकम हो रही है, ओके गुड, मगर मैं इससे अभी और भी ले सकता हूँ, मगर मैं इसको पहले ये काम डिलीवर करता हूँ, इसका भरोसा जीतता हूँ, फिर अगले महीने आता हूँ। तो ना टारगेट जो महीने का एलोकेट होता है ना, तो एक बच्चा उस महीने के टारगेट पे इतना फोकस हो जाता है, क्या ये मुझे अमाउंट गिराना है, कि वो ये कहता है, वो हर महीने इस दौड़ में लगा रहता है। उसमें नहीं आता है कि यार हर महीने मेरा रिटेन किस तरह हो, रिकरिंग किस तरह हो, क्या हर महीने एक क्लाइंट $500 देके जा रहा है,
कितना मजा आएगा। हर महीने एक क्लाइंट 5,000 देके जा रहा है। तो ऐसी चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, एसईओ की सर्विसेज हो, डिजाइन एनिमेशन में भी बहुत टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। आपके सामने लोगों ने क्या क्या किस तरह बेचा हुआ है। बात ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं होती रिवीजन दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन में भी इसी तरह सेम सारी चीजें आती है। क्या ये एक क्लाइंट आया है, एक होता है काम चुका दो, स्टिकर समझ बोर्ड लगाया था, बस क्लाइंट निकले। एक होता है कि नहीं यार मैं प्रोडक्शन को फोकस करूं, इस तरह से मैं प्रोडक्शन को फोकस करूं कि जितनी भी प्रोडक्शन जाए ये क्लाइंट रिटेन होके वापस मेरे ही लोगों के पास आए। इसका अल्टीमेट गोल इस तरह से है और ये इस तरह से स्केल होता है कि आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं या मैं टीम लीड हूं और मेरे पास फ्लोर पे 30 डिजाइनर्स, 30 एनिमेटर्स या कोई भी लोग बैठे हुए, तो उनकी एक रिकरिंग तनख्वाह है जो देनी ही देनी है। अब समझना ये रिकरिंग है। अब मेरा क्लाइंट क्या है, रिकरिंग नहीं है। तो इधर रिस्क पे कौन है, कंपनी या एम्प्लॉय? कंपनी। अगर कंपनी का रेवेन्यू अफेक्ट हुआ तो ये 30 के 30 क्या हुए, उड़ गए। तो अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को लूं या मैं उसकी टीम को लूं और वो फोकस इस तरह से कर रहा है कि यार ये जितनी भी प्रोडक्शन मेरे पास हो रही है ये क्लाइंट मेरे पास अगले महीने भी रिटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिटेन नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जितने क्लाइंट आ रहे हैं और एक महीना अगर हमारी सेल्स की टीम नए क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं ला पाई और पिछला वाला रिटेन नहीं हुआ, तो आगे जाके हम कहां जाएंगे, डिप मारेंगे। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर, दैट इज व्हाट वी हैव फेस्ड। कहीं प्रोडक्शन की भी लैकनेस थी, कहीं सेल्स की भी लैकनेस थी, तो डिप लगी दोनों तरफ से। और कहीं बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्शन में जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, क्लाइंट रिटेन हो गई होगा, नाम पता है। तो हर प्रोडक्शन वाले की जिम्मेदारी क्या है कि यार वो काम ही ऐसा निकाले कि क्लाइंट रिटेन हो, और अगर उसने काम ऐसा निकाला कि वो रिटेन नहीं हुआ तो ये उसकी नाकामी है, ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर की या सेल्स वाले की किसी और की है। मगर जब एक क्लाइंट दोबारा आता है ना, तो ये सबसे पहले उस प्रोडक्शन वाले की कामयाबी है। क्या उसने काम ऐसा बनाया है क्लाइंट रिटेन हुआ। तो हम लोग कहते हैं ना कि यार सेल्स वालों को कमाल हो गया, वो काम लिया है, तो अगर वो काम बनाते नहीं तो सेल्स वालों का कोई कमाल नहीं होता। और इसी तरह अगर वो कहेंगे नहीं सिर्फ प्रोडक्शन वाले का कमाल है, तो नहीं, अगर सेल्स वाले क्लाइंट को ढूंढते नहीं, 100-200 लोगों से बात करके एक क्लाइंट को निकाल के लाते नहीं, तो उसके पास काम ही नहीं आता। क्यों कंपनीज में स्टेबल इनकम होती है और सारे प्रोडक्शन वाले बैठते हैं? क्योंकि अगर वो खुद हंट करना शुरू करें ना, तो वो इतना क्लाइंट एक्वायर कर नहीं सकते। किसकी आईडी हमारे प्रोडक्शन में से फाइवर ऑफर पे नहीं बनी हुई होगी, वो पूरा महीना बिड करे और कितने क्लाइंट वो एक्वायर कर लेगा, 2-3 बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत कंपेटिटिव है। अब इस लॉजिक को समझना, एक फ्रीलांसर बैठ के पूरा दिन बिडे दे रहा है, जबकि उसकी स्किल क्या है, फॉर एग्जांपल एनिमेशन। इन द मीनवाइल वो बंदा जॉब पे कंटिन्यूअस एनिमेशन की जॉब कर रहा है, उसकी स्किल रिफाइन का हो रही है, क्योंकि हर बंदा हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, ये बात समझना। एक सेल्स वाला अगर बैठ जाएगा ना डिजाइनिंग पे, तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी बना ही नहीं सकता जो हमारा डिजाइनर बनाता है और बनाता आएगा आगे, क्योंकि उसको रोजाना 3 टास्क लग रहे हैं, 2 टास्क लग रहे हैं, और वो महीने में 40 टास्क 50 टास्क निकाल रहा है। तो क्या वो क्वालिटी है क्रिएट कर सकता है, या उसके पास ये एक्सपीरियंस है 50 प्रोडक्शन करने का महीने का? तो आप जितना वक्त एक क्लाइंट का काम बनाने में और उसको क्लोज करने में लगाओगे एक इंडिविजुअल, उतने टाइम में एक कंपनी शायद 100 क्लाइंट ऑनबोर्ड ले आए और प्रोडक्शन से 100 क्लाइंट बना के भिजवा दे। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कंपनीज में कि बरकत होती है, क्योंकि साथ काम कर रहे होते हैं। और साथ काम करने की वजह से का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपना कारोबार ना करो, कर सकते हो तो करो, पहली अहमियत उसको दी गई है। मगर अल्लाह ताला ने हर किसी में हुनर नहीं रखा कि वो कारोबार को समझ पाए और कारोबार को कर पाए, सही है। मगर अगर कोई बंदा अपना करियर में भी जा रहा है, तो मैंने आपको करियर की बहुत सारी मिसालें दी हैं कि करियर में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी 20 लाख 30 लाख तनख्वाहें हैं और वो आगे भी स्केल कर, वो अपना कारोबार नहीं करते। उन्हें पता है मैं 30 करोड़ 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहां से लाके डालूंगा, ठीक है। उससे तो बेहतर है 30-40 की इन्वेस्टमेंट डाल के मैं 25-30 लाख रुपए कमाऊं, उससे बेहतर है ऐसी कंपनी में बैठ गई मैं इतनी इनकम जनरेट करूं आहिस्ता आहिस्ता। खैर टॉपिक को वापस आते हैं। प्रोडक्शन का काम है और उसकी कामयाबी है कि क्लाइंट रिटेन हो, और अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का क्लाइंट है कोई और है, तो उनका काम क्या है कि ये इस महीने ऐसी मार्केटिंग और ऐसी सर्विसेज दें कि अगले महीने भी ये हमारे पास रहे। तो जब एक क्लाइंट हम खोते हैं ना कंपनी, तो इसमें सेल्स वाले का 20% कसूर होगा, उसने कोई कम्युनिकेशन में गलती करी है। 80% इसका कसूर होता है प्रोडक्शन में, वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि अगर सेटिस्फाई हुआ है तो क्लाइंट ऊपर पे करके भी स्टिक करेगा। मगर अगर प्रोडक्शन के पास काम नहीं है, तो ये गलती किसकी है, सेल्स की है, कि वो नए क्लाइंट को लाने के लिए उस तरह काम नहीं कर रहे, या पुराने वाले की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई मसला आ रहा है, या स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि पुराने वाले से नया काम किस तरह पकड़ना है और उसको बेचना है। तो ये 2 वे है। मगर अल्लाह ताला ने कमाल ये करा है कि ये जब 2 मिलके चलते हैं तो फिर उरूज ही उरूज है, और कंपनी ऐसे ही ग्रो होती है। किसी भी कंपनी को तबाह करना है ना, इन 2 में लड़ाई करा दो, प्रोडक्शन और सेल्स में, और
इनमें से लोग ले जाओ जो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, ऑटोमेटिकली कंपनी सर्वाइवल मोड में आ जाएगी। ये चलती ही है आप लोगों से। मैं सेल्स और मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेटेजीज बना सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सही है ना। आप सारी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सही है ना। प्रोडक्शन वाले सारी सेल्स नहीं कर सकते। अगर लोगों की जरूरत है तो हम हायर नहीं कर सकते, एचआर वाले ही कर सकते हैं। उनका काम है पूरा दिन बेचारे इंटरव्यूज लेते हैं, इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट करना आसान नहीं है। आप 3 लोगों से बात करो, दिमाग शॉर्ट हो जाएगा, यार ये आगे ये बोल रहे, ये बोल रहे, ये बोल रहे, ये बोल रहे। ऑटोमेटिकली हर बंदा अपने आप में एक टैलेंट रखता है, एंड दैट इज हाउ कंपनी ग्रो। तो अगर हमें अभी मजीद अपने कुछ बेंचमार्क्स पे जाना है तो हमें टारगेट क्या करना है? स्टेबिलिटी। और जो हमारे टारगेट्स हैं वो पिछले महीने से क्या होने चाहिए? ज्यादा। इसमें डिपार्टमेंट वाइज लेके चलो, यार इस डिपार्टमेंट ने कितना क्लोज करा है? बिलफर्ड 100 क्लाइंट क्लोज करा है, यार इसमें से आप रेशो निकालो, परसेंटेज होनी चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट से क्लाइंट कितना रिटेन हुआ, क्या परसेंटेज है, 70%, 80%, कितना। इंडिविजुअली भी चेक करो। ये मेरे पास एक सेल्स का बच्चा है, ये नए क्लाइंट कितना लाता है, न्यू क्लाइंट रेशो, ओल्ड क्लाइंट, ये पुराने क्लाइंटों को रिटेन कितना करता है, क्या परसेंटेज है इसकी, कितने इसने खो दी, कितने लेके चला। फिर इसी तरह इसने स्ट्रेटेजी क्या नहीं लगाई और आगे के लिए क्या तैयारी करी, अगले महीने के लिए इसका कितना का फॉलो अप है, कितने की रिमेनिंग है, और ये हर महीने कितना आगे अगले महीने को तैयार करता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मगर हम उन सब पे काम नहीं करते। पिछले 3 महीने का अगर टारगेट भी पूछ लेना किसी से इंडिविजुअल, तो उसको शायद याद ना हो कि यार मेरी टीम ने कितना किया, मेरे ग्रुप ने कितना किया, मेरे फ्लोर ने कितना किया, और शायद याद भी हो। मगर एक कैलकुलेशन के लिए हिसाब होना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन कर सकूं, कुछ ग्राफ बना सकूं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ या मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और फिर जब हम लोगों की सारी चीजें पूरी होना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली हम स्केल करना शुरू कर देंगे। जो फैसिलिटीज खोई हैं वो सारी वापस आएंगी। अपने फर्ज सब पूरे करें। जहां मैं करता हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझे रिव्यूज लेने की जरूरत थी नहीं थी, अब रिव्यूज में मुझे एडमिन की शिकायतें आ रही है, मुझे पुअर दिया हुआ है, अब मेरा क्या कसूर भाई। मगर मैंने इस चीज पे फोकस नहीं करना। मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा तो मेरा कसूर थोड़ी है। मगर ये है कि हाँ है, कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना है, तो मैं इस बात पे फोकस करूँ कि यार ये क्यों हो। तो इसी तरह अगर सेल्स में कोई मसला है तो ये नहीं फोकस करना कि मेरा कसूर है या नहीं है, ये कहना है अच्छा ये मसला आया है ना, इसको हटा के इंप्रूव किस तरह करना है, इस प्रॉब्लम से निकलना किस तरह है। प्रोडक्शन में कोई मसला आया हुआ है, प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल आ गया है, अब आ तो गया है, निकालना किस तरह, इस पर फोकस करो, बजाय एक घंटा रहो कि यार ये नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे क्यों लगा दिया, उसको क्यों लगा दिया। करना तो है, आ गया तो आ गया ऑन बोर्ड। मगर ये जो हम टफ फेजेस से गुजरते हैं ना, ये हमें तैयार करते हैं, ये हमें सिखाते हैं। और कुछ मसले ऐसे होते हैं वो छोटे लेवल पे ना आते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं बोलूँ भाई कंपनी ने कभी 150 यूजर ट्विच डिस्कॉर्ड पर चलाया ही नहीं, तो इंटरनेट मैनेजमेंट पता चला पूरे कराची में किसी को डिस्कॉर्ड और ट्विच के ऊपर इस तरह लाइव 100-150 यूजर्स बिठाए हुए, कोई काम नहीं कर रहा, तो किसी को पता ही नहीं इस मसले को किस तरह हल करना है। अब ये जब हल हो जाएगा तो बेसिकली हम तो 50 और कंपनियों को फैसिलिटेट कर सकते हैं इस सोल्यूशन से। मगर जो चीज हो ही नहीं रही उसका सोल्यूशन इजीली अवेलेबल नहीं होगा। एक क्लाइंट आया और उसने आपको बोला यार मुझे पूरा एक यूनिवर्स बनाना है 3D में। आप बोलोगे ना भाई पागल हो गए क्या, इतनी आसान थोड़ी है, हम तो एक रूम का एनवायरनमेंट बनाने जाते हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं, ये तो सालों का प्रोजेक्ट होगा। कोई चीज कभी ना कभी अनडूएबल होती है, उसको अगर हम इवैल्यूएट करें कहते हैं यार ये डूएबल नहीं। फॉर एग्जांपल मेटावर्स बना, तो मेटावर्स में भाई पता चला प्रॉपर्टी में बिक रही है, चीजें भी हो रही है, ठीक है, एनिमल्स भी जा रहे हैं, सब चीजें बिक रही है, पूरा NFT वगैरह। अब वो भी चीज किसी ने कभी ना कभी क्रिएट की और उसमें भी उस बंदे ने बिजनेस किया, मगर कभी ना कभी पहला इनिशिएटिव किसी ने लिया ना। समझाने का मकसद ये तो अल्टीमेटली रेवेन्यू को देखना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है और आगे स्केल करना है। कुछ चीजें इसी से रिलेटेड कि यार अब एक कंपनी स्टेबल हो गई तो अगर वो फैसिलिटीज के ऊपर फोकस कर रही है तो उसको क्या फोकस करना है। ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ये इंडिविजुअली समझा रहा हूँ। क्या अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं यार, हम अपना काम देख रहे हैं कोई ना कोई, तो देखो एवरी कंपनी इज यूनिक। पहली चीज, जो चीज दूसरे के पास है जरूरी नहीं है आपके पास भी चले। कोई पॉलिसी कोई बंदे ने लगाई है बहुत अच्छी है, आपको उसको तब्दील करना पड़ेगा, अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मगर कंपनीज का अगर आप कोई भी आइडियोलॉजी रेप्लिकेट करते हो ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर एक एसपीएम पूरा फ्लोर चला रहा है प्रोडक्शन का, तो वो दूसरी कंपनी की प्रोडक्शन की चीजें उठाएगा। यार वहां पे एक पीएम को कितने प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं, वहां पे एक टीम लीड की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अब उसको कुछ हंटिंग करनी पड़ेगी, कोई एसएफएम है उसको देखना होगा यार दूसरी जगहों पे किस तरह से एएम के केपीआईज को मीट किया जाता है ताकि मैं उनको अच्छा चला सकूं। अब वो जो वहां से आइडिया उठाएगा और जिसपे जज करेगा तो उसको कुछ इंप्रूवमेंट भी रहेगा। यार मेरे हिसाब से उस कंपनी में तो अलग काम हो रहा है मगर यहाँ पे हमें इस तरह से इसको
शेप अप कर सकता हूँ। तो ये इंडिविजुअल कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करने से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। मगर क्या होता है, एवरी कंपनी इज यूनिक। फिर दूसरी चीज कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अब मैं काम कर रहा हूँ B2C, दूसरी कंपनी काम कर रही है B2B, उसके पैरामीटर्स अलग है, मेरे पैरामीटर्स अलग है। तो आपको ये भी चेक करना है कि जब आप B2C काम कर रहे हैं ना तो आपकी कम्युनिकेशन और है, मगर जब आप B2B क्लाइंट के ऊपर जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन का तरीका सेम नहीं रहेगा। कैसे सेम कर सकते हैं आप? इधर तो आप इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, इधर आप जो है वो क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर ले, चैट पे भी बात कर ले, बट व्हेन यू आर गोइंग प्रोफेशनली फॉर द B2B क्लाइंट यू हैव टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। आपको ईमेल्स पे कम्युनिकेशन करनी है, आपको बड़ा फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है, प्रॉपर अटैचमेंट्स देनी है, एक्नॉलेजमेंट देनी है हर ईमेल की। तो मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। अब आप B2B वाले को B2C अप्रोच से कांटेक्ट करो और रीच करने की कोशिश करो और क्लोज करने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ा मसला है कंपनीज का। और एक B2C वाले को B2B के तरीके से कर रहे हो, वो ऊपर से निकल रहा है, कह रहा है यार ये कौन आ गया इतना प्रोफेशनल। तो टारगेट मार्केट देखनी पड़ती है कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कंपनी को अप्रोच कर रहे हो कि इंडिविजुअल को अप्रोच कर रहे हो, इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से बात होगी। तीसरी चीज टेस्ट एंड कस्टमाइज। पहला क्या बताया मैंने, एवरी कंपनी इज यूनिक। दूसरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, B2B पे काम हो रहा है, B2C पे काम हो रहा है, कंपनीज में किस तरह से डिफरेंस है। तीसरी चीज टेस्ट एंड कस्टमाइज, मतलब एक सक्सेसफुल कंपनी के पास अगर चीज चलनी ना जरूरी नहीं है आपकी कंपनी भी वो चीज अडॉप्ट कर ले। चेंज को अडॉप्ट करने वाली कंपनीज बहुत कम है। कुछ जगहों पे एम्प्लॉइज को मुसल्लत करना पड़ता है कि यार ये तो होगा अब करो, तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे क्लॉक इन क्लॉक आउट करवाने में जान चली जाती है। तो अब क्या है, वो चेंज है ना, एक रूटीन में आगे नहीं करते थे, अब करना पड़ रहा है। तो मतलब है तो एक क्लिक, मगर अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है, इसमें भी फटा करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी में आप कोई मैसेज चेंज ला रहे हो तो वो इजीली प्रोडक्टिव नहीं होगा। पहले लोगों को अडॉप्ट करवाना है, अडॉप्ट करवाने के बाद आपने अपनी टीम में को फोर्स करना है कि यार ये करना ही करना है। चेक तो करें इसको एक महीना, हफ्ते के अंदर कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते, मैं कहूँगा महीने में भी नहीं आते। मैं तो महीने की एग्जांपल दे रहा हूँ, कम से कम 3 मंथ्स। कोई भी चीज ट्राई कर रहे हैं 3 मंथ्स। मैंने पहली सेल 9 महीने में करी थी, यहाँ पे तो बच्चा फिर दूसरे महीने में कर लेता है। तो अगर मैं पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने भाग जाता तो आज ह्यूमन टेक होता नहीं होता। तो लगे रहना पड़ता है। तो क्यों? कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी एग्जांपल्स है नॉन क्लाइंट क्लोज करने की, मगर पहली चीज हमेशा मुश्किल है। तो जो भी आप चेंज अपनी कंपनी में, अपनी शिफ्ट में, अपने रूम में या अपनी टीम में लाना चाह रहे हैं ना, वो डेफिनेटली मुश्किल होगा। वो 2-3 महीने में रिजल्ट देगा, 1 महीने में नहीं देगा। ईमेल मार्केटिंग चलाते हुए कितना टाइम हो गया? 2 मंथ्स हो गए। अब ये तीसरा महीना शुरू हो रहा है, आपको जो रिस्पॉन्सेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना शुरू हो, क्योंकि हम स्टेबल कर रहे हैं चीजों को। तो टेस्ट करना है और कस्टमाइज करना है। और अगर टेस्टिंग फेल हो रही है तो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद अगली चीज पे चले जाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक चीज तो चल रही है ना। हम तो इस डर में है कि अगर ये कल को कभी भी एक चीज नहीं चली तो दूसरी चीज हो, और दूसरी चीज नहीं चली तो तीसरी हो। तो अगर फिलहाल अगर दूसरी चीज नहीं तैयार हो पाई, फेल हो गई, तो कोई बात नहीं, तीसरी चीज पे आ जाओ, वो दूसरी बन जाएगी। नुकसान तो नहीं है ना, 3 महीने लग रहे हैं। एक साल में 4 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 4 12 हर क्वार्टर में, तो 4 में से कोई एक तो चली जाएगा ना। तो एक साल में अगर 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी हो गई तो क्या बुरा है, मगर काम करना जरूरी है इंडिविजुअल। कोई भी काम ना करे और बोले यार ये एक ही इनकम स्ट्रीम है और एक ही तरीका है और इसी को ही मैं फोकस करता रहूंगा, तो इस तरह से क्या हम स्टेबिलिटी को, रिकरिंग चीजों को टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? चौथी चीज, इनोवेशन ओवर इमिटेशन। जब हम दूसरी कोई वैल्यूएबल चीज जो हम देखते हैं किसी की भी कंपनी में, उससे लर्न कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर चेंजेस करना अपने हिसाब से इतना जरूरी है। हो सकता है वो उसकी कंपनी के अंदर भी सक्सेसफुल ना हो। बहुत सारी चीज लोग हमें बताते हैं और उनकी कंपनियों सक्सेसफुल नहीं होती, उनको अवॉइड करनी पड़ती है वो चीजें। आप उसको देख के लगा देते हो बगैर तस्दीक करें। तो तस्दीक करना ही बहुत जरूरी है। अक्सर ना एम्प्लॉइज एक बहुत अच्छा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जब किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज से फीडबैक लेते हैं और कुछ फीडबैक लेते हैं उनके छोड़े हुए एम्प्लॉइज से। तो जब वो देखते हैं ना कि जो छोड़ के चला गया वो भी तारीफ कर रहा है और जो है वो भी तारीफ कर रहा है, तो कंपनी अच्छी है। वह छोड़ने वाला जो बुराई कर रहा है या रहने वाला बुराई कर रहा है, छोड़ने वाला तारीफ कर रहा है, तो वो आएगा शक में, कहेगा और वेरीफाई करो, फिर वो अपनी जॉब स्विच करता है। तो मतलब वो अंडरस्टैंड क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मैं पहले सारे पैरामीटर्स जज कर लो। तो अगर आप एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी शिफ्ट में, अपनी कंपनी में, अपनी टीम में, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि दूसरी टीम में सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर एक मैनेजर ने सजेशन दिया तो आप टीम से भी पूछ सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या है तुम्हारी कंपनी में, इस पॉलिसी का या इस वाली सेल्स टेक्निक का, तो आपको फिर रिजल्ट्स पता चलेंगे। अच्छा, इस तरह से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है क्योंकि सभी तारीफ कर रहे हैं। तो हम पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, 70% तारीफ आ रही है, 80% तारीफ आ रही है, 3-4 से ले लिए फीडबैक। फिर आ गया
अवॉइड ओवरलोडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बहुत सारी नई पॉलिसीज जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं उसमें हमारा रेवेन्यू बेहतर नहीं हो रहा होता मगर हम कंपनी को ओवरलोड कर देते हैं। अगर रेवेन्यू भी बेहतर हो रहा है तो ओवरलोड करने का कोई मसला नहीं है, डालो और चीजें डालो, और फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजीज और बोनसेस और कमीशन सब कर सकते हैं। मगर अगर रेवेन्यू बेहतर नहीं हो रहा और उसके बाद ये सारे सजेशंस हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का वो वक्त सही नहीं है। तो वो आइडियाज बुरे नहीं है मगर उन आइडियाज की एग्जीक्यूशन का कोई सही वक्त है। जिस वक्त को पहले अचीव करना है और फिर आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों को क्या होता है, आइडियाज इम्प्लीमेंट करो, वक्त देखा जाएगा जब भी आ जाए। ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम काम करना चाहते हैं आगे और इंशाल्लाह करेंगे। और जो फैसिलिटीज नहीं है वो भी आएंगी। बेंचमार्क सेट करने हैं हर बंदे ने इंडिविजुअली अपने रूम में, अपनी टीम में, प्रोडक्शन में, हर चीज में, हायरिंग में। जब तक टारगेट्स नहीं है किसी भी जगह पे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं। और टारगेट्स के लिए कुछ पैरामीटर्स भी डिसाइड होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन वाला अगर उसको 20 क्लाइंट मिल रहे हैं तो एटलीस्ट ये पूछे यार मैंने 20 लोगों का काम बनाया था, आप जरा मुझे बताएं उस 20 में से कितने क्लाइंट दोबारा आए हैं। हर एक डिजाइनर का, हर एक एनिमेटर को इंडिविजुअली पीएम का काम है जज करना, यार ये कितने क्लाइंट वापसी आते हैं हमारे पास अगले महीने। हर बच्चे को ना एक परसेंटेज दो इंडिविजुअली, तो जज करने में मजा आएगा। उस बच्चे को भी टेंशन होगी कि यार मेरी परसेंटेज सबसे कम आ रही है। ये चीज हम स्क्रीन पे भी शुरू कर सकते हैं कि उसके काम को देख के कितने क्लाइंट वापस काम देते हैं उसका एक परसेंटेज हो। महीने में 30 प्रोजेक्ट बनाए, 20 क्लाइंट के लिए उसकी परसेंटेज सेट हो गई। हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। अब उसके पैरामीटर्स बेशक कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बुरे भी होते हैं। एक हमारे यहाँ मसला आता है कि यार क्वालिटी अच्छी होती है तो यार कंपनी में गिनती को फोकस किया जाता है। मुझे पता है कुछ पैरामीटर्स अप एंड डाउन होते हैं, क्वालिटी को भी फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी को भी करना चाहिए, सब चीजें इक्वल होनी चाहिए। मगर कुछ तो फिगर सामने आता है ना किसी चीज का, मतलब बिल्कुल ही ना हो कोई कैलकुलेशन, उससे तो बेहतर है ये कैलकुलेशन हो। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि रिटेन करने की परसेंटेज होनी चाहिए तो उसमें मुझे पता है पैरामीटर्स का मसला आएगा मगर कुछ तो सामने आए, अभी तो कुछ भी सामने नहीं। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना। इसी तरह हमारे पास सेल्स में हो गया तो एक बच्चा अगली दफा काम कितने लोगों से पकड़ पा रहा है, इसकी परसेंटेज हो सकती है। इसी तरह अगले महीने के लिए कितने फॉलोअप्स तैयार किए हुए उसकी क्या परसेंटेज है, कितने क्लाइंट को इस महीने और कितने क्लाइंट को अगले महीने पे ले गए, या कितने क्लाइंट तीसरे महीने में, कोई मसला नहीं है। कम्युनिकेशन रखो, तीसरा महीने कर जाए तो ना पैरामीटर्स बनाओ, उस पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना शुरू करो कि मैं आज इधर खड़ा हूँ, अगले महीने मुझे कहाँ खड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करेगी, स्केल करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी कोई सवाल? जैसे दीप भाई, एक ह्यूमन बॉडी होती है, की जरूरत होती है हवा, पानी और खुराक। तो हमारी अगर कंपनी है कि हवा, पानी और खुराक तो ठीक है, चल रही है, बट इन दी एंड कभी अगर हम बीमार पड़े तो हमें उस वक्त जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की। अगर हम वो टाइम के साथ ले रहे हो, जैसे कि विटामिन डी कैप्सूल अगर हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कंज्यूम हो तो रहा है और सेफ भी हो रहा है, तो एक टाइम पे जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत काम आता है। तो क्या हमारी कंपनी कुछ इस तरह की सप्लीमेंट्स ले रही है, कभी अल्लाह ना करे दोबारा कोई डाउनफॉल आता है तो वो सप्लीमेंट हमें सपोर्ट करे, लाइक कि कोई अदर इन्वेस्टमेंट टेक में नहीं हो बट बैकएंड पे कोई और ऐसी सपोर्ट हो जो हमें एसिड डिसॉल्व करने में मजबूर ना करे, हम वहां से कंपनी को पावर अप करें। क्या लगता है आपको इस तरह से होना भी चाहिए? इनका सवाल ये है कि कंपनी जैसे एक बुरे फेज में अपने एसिड डिसॉल्व करके सर्वाइव कर रही थी, तो आने वाले वक्त के लिए इस चीज को करने के बजाय ये क्यों नहीं किया जाता कि एक और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए और वहां से यहाँ पे सपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा देखो, हर बंदे का ना एक एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रोडक्ट में दिमाग चलता ही नहीं और ना मैं उसी कंप्लायंस में पढ़ सकता हूँ। कंप्लायंस क्या, जूड़िया बाजार से सामान लाओ, सबसे सस्ता ढूंढो, फिर उसको दराज पे अपलोड करो, फिर उसकी पैकेजिंग जाएगी, फिर कुरियर वाले के थ्रू भेजो, फिर वो अगर रिटर्न आ गया तो दोबारा भेजना, रिटर्न नहीं आया तो ठीक है, सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई। अभी ई कॉमर्स का एक अपना मॉडल है पूरा जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। मैं प्रोडक्ट बेस्ड काम कर ही नहीं सकता क्योंकि ना मेरे पास टाइम है ना मैं उसमें पढ़ सकता हूँ। क्या माल पीछे से चाइना से बंद हो गया, अब मैंने क्या करा, मेरी समझदारी का तकाजा क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है क्या अगर डिजाइन एनिमेशन बैठ रहा है, वेब और एप्लीकेशंस बिक रही हो, क्योंकि मैं तो सर्विस सेक्टर में रहना चाहता हूँ ना। अब तो मुझे बोलो कि यार वो फ्यूमिगेशन का काम शुरू कर दे, सर्विस का, वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो गया। मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि मेरे इस ही ऑफिस में क्या काम मैं कर सकता हूँ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं, क्या समझदारी होगी कि ये वक्त दोबारा ना आए। तो ये है कि ये वक्त आया क्यों था, क्योंकि भाई हम कहते हैं सितंबर अक्टूबर में हमारे पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए कि हमारे सितंबर अक्टूबर में ज्यादा सेल्स नहीं आती। तो मगर सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन और वेबसाइट बिकती है, तो हमने क्या करा, हमने लोकल सेल्स शुरू करी, हमने उसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू जनरेट करना शुरू करी, हमने उसके अलावा ईमेल के थ्रू लीड्स जनरेट करना शुरू करी। चौथा, हम लोगों ने ह्यूमन टेक की अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना शुरू करा, तो हमारे पास ह्यूमन टेक पे अपनी लीड्स आ रही है जो एसएफएम्स, बिजनेस यूनिट हेड्स और अपर मैनेजमेंट भी क्लोज कर दी है। जब ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा और वो सारा क्लाइंट रिटेनर है तो उस रिटेनर को हम लाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट बना रहे हैं और रिकरिंग टारगेट्स को फोकस कर रहे हैं। हमारे पास सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, रिकरिंग क्लाइंट होगा और कुछ बजट
अगर ऐसा होगा तो हमारा हर महीने आ ही रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ गई पिछले साल की निस्बत। दूसरी चीज प्लस क्या होगी, एक तो रिकरिंग आ रही है और हमारी सेल्स खत्म नहीं होती, स्लो होती है। तो सेल्स स्लो होने की वजह क्या होगा, जितनी आ रही है वो प्लस हो गया, जो रिकरिंग है वो तो है, तो हम लोग वापस से कहाँ खड़े हो जाएंगे, जो नॉर्मल होता है। अब इसके तीसरी एक और चीज है, एसेट डिसॉल्व करना कोई बुरी बात नहीं। दुनिया में हम अपने घरों में भी जाए तो अम्मी अब्बू कुछ पैसे सेव कर रहे होते हैं, कमेटी डाल रहे होते हैं, और जब बुरा वक्त आता है वो पैसे निकाल के डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो यूज हो गया, इंपॉर्टेंट ये कि पीछे पड़ा था या नहीं पड़ा था। तो सबसे अच्छी बात और ये था कि वो एसेट था, मतलब सेविंग इतनी की हुई थी। अब आप उस सेविंग का कुछ खरीदो नहीं, आप उसको अकाउंट में रखे हो, बात तो एक ही है, या उसको खरीद के इस्तेमाल कर लो और फिर उसको वापस उसमें डाल लो। तो सेविंग होना जरूरी है। कंपनीज बैकअप क्या करती है, अकाउंट में पैसे रखती है, हमने उसको किसी एसेट की शक्ल में रख लिया, तो कंपनी तो सेफ रही ना, थोड़ा सा सर्वाइवल आया मगर सेफ रहा। अब समझना ही बात है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने तो अपने आपको सर्वाइव करा, मगर अगर एम्प्लॉई अपनी तनख्वाह उस लेवल की नहीं बना पाया तो उसने सर्वाइव किया। सर्वाइवल इन सेंस क्या होता है, उसको फेस करने पड़े कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब इसमें भी एक फैक्टर ये है जो एम्प्लॉय देखता है कि जिस महीने ज्यादा तनख्वाह बनी ना हमारी, कमीशन और चीजें मिला के, एम्प्लॉय उसको पूरा उस महीने में उड़ा देता है। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारे पेरेंट्स और हमारे जितने भी लोग हैं ना, वो इस बात पे फोकस करते थे कि यार कुछ हिस्सा मुझे सेव करना है, कुछ हिस्सा मुझे बचाना है। तो जिस महीने आपकी तनख्वाह लाख या 1.5 लाख बन गई, आप अपना 6 महीने का एवरेज देखो, आप क्या कमाते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं। एक प्रोडक्शन वाला है ना, उसको तो पता है मेरी एक फिक्स इनकम है। प्रोडक्शन वाला को फायदा ये है कि उनकी कंपैरेटिवली रिकरिंग तनख्वाह होती है और स्टेबल होती है। सेल कम हो या ज्यादा हो वो नहीं हिल रहे। सेल्स वालों को पता है कि अगर सेल ज्यादा नहीं होगी तो हमारी तनख्वाह क्या होगी, हिल जाएगी। या तो हमारे झटके लगते हैं, बहुत कमाते हैं, या तो हम बिल्कुल भी बढ़ जाते हैं। तो आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इस बात के लिए आप लोगों का काम है रेडी रहना चाहिए। मतलब जिस महीने आपने अपने खर्चे को ना महदूद रखना है, तनख्वाह पे महदूद रखना है, जो आपकी एवरेज इनकम है। बिल्कुल आपको पता है यार मेरी बेसिक सैलरी, एक भाई मैनेजर है कोई, वो है तो यार 60,000 है, 55,000 रुपए है, तो आपका खर्चा ना इतना ही होना चाहिए। जो कमीशन है आपका क्या है, प्लस है, ये या तो आपकी सेविंग में आना चाहिए। देखो बेसिक तो आनी है, क्या हुआ जब बुरा वक्त भी आए तब भी बेसिक तो आएगी। कोशिश करें खर्चों को बेसिक में रखें, अगर नहीं उससे निकले हुए तो आप टारगेट करें कि आप कमीशन आप एवरेज कितना मारते हो। अब आपको लगता है यार मैं 500 तो कर ही लेता हूँ, 10,000 तो कमीशन के थ्रू आने ही आने, तो आप अपना खर्चा बहुत ज्यादा 40 तक कर लो, 50 तक कर लो खर्चा अपना। अगर आपने 1-2 महीने ज्यादा कमाया, 1.5 लाख 2 लाख कमाए, तो इसका मतलब ये नहीं आप उस महीने 1.5-2 लाख कर लो, आप फिर लाख रुपए खर्च करो और 50,000 रुपए उस वक्त के लिए रख लो जब 500 ना हो। तो इस 50,000 में से मैं 10,000 उसमें डाल दूंगा, फिर अगले महीने में 500 नहीं हुआ, 10,000 आपने फिर उसमें डाल दिया, तो आपके महीने क्या चल रहे हैं, स्टेबल। देखो ये थ्योरी ना हमारे नौकरी पेशा घर वालों की, माँ बाप की हमेशा से चलती आ रही है, मगर मसला ये है हमारी टीचिंग, ब्रॉडअप और लर्निंग में ना ये चीज प्लान नहीं की जाती। अब हम लोग क्या है, हमारी ख्वाहिशात इतनी है कि जिस महीने जितना कमाया है ना, वही चल वॉच लेकर आते हैं, वही चल घड़ी लेकर आते हैं, आजा यहाँ चलते हैं, ये प्लान कर लेते हैं। मसला ये है अखराजात मैनेज करना नहीं आता। ऐसा नहीं है अल्लाह ताला पूरा साल सर्वाइव करवाता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको पूरा साल अल्लाह ताला सर्वाइव करवा रहा है। कुछ महीने उसकी जिंदगी के अच्छे भी होते हैं, मगर वो उस महीने में अपने बजट को अगले महीने के लिए एलोकेट नहीं करता। इसी तरह मैं आता हूँ फिक्स इनकम वालों पे। अब फिक्स इनकम वालों का मसला ये है जिनकी स्टेबल इनकम है ना, भाई मैं बोल रहा हूँ 50,000 है, लाख रुपए, वो अपने खर्चा पूरा 50,000 और लाख कर लेता है, बल्कि उसकी कोशिश होती है वो 60 और 1-10 कर ले। उसको क्या चाहिए, अगर लाख रुपए है ना तो 80,000 अपने एक्सपेंस करे, 20,000 सेव अप करे। ये हमारे पेरेंट्स की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर 50,000 तक है तो 40,000 रखे, 10,000 रुपए वो सेव करे, क्योंकि उसकी तो फिक्स है। और जिनकी फिक्स नहीं है, जिनको पता है हमारी वैरी करती है, तो वो क्या करता है, अपनी हाईएस्ट जो कमा रहा होता है ना उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन कर लेता है। अब यासिर भाई की अच्छी तनख्वाह बनी है, रिबाल की अच्छी तनख्वाह बनी है, और वो अपने